नमस्कार, स्वागत है आपका। सेट नंबर 4 हमारे पास था, उसका हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बात करें तो पिछला अभी जो आपका जेई वाला जो पेपर हुआ था एक कैंसिल हुआ था, फिर आपका रिपीट एग्जाम हुआ था, तो उसमें से कोई एक पेपर था जो आयोग ने कराया, उससे संबंधित प्रश्न आपके पास यहाँ पर इस पेपर में थे। और पेपर को देख के आपने ये अनुमान जरूर लगा दिया होगा कि चीज़ों का मतलब आयोग का जो फोकस मेनली रहता है वो किस चीज़ पर रहता है। व्याकरण में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल चीज़ें जो सभी को लगभग पता हो जाती हैं अगर आप पढ़ रहे हो, लगातार तैयारी में हो। और दूसरा, शब्दों पर ज़्यादा फोकस है, शब्दों में आपका तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय पे काफ़ी फोकस है। तो इन चीज़ों को अभी से तैयार करें, ग्रामर वगैरह जो भी होती है नॉर्मल हो ही जाना है, बाकी ज़्यादा डीप में यहाँ पर आने वाला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर एक चीज़ और यहाँ पर आयोग के पेपरों में ये रहता है, अगर हम यहाँ पर खुद बनाते हैं क्वेश्चन तो खुद में हमारा ये रहता है कि क्वेश्चन बना दिया, 4 ऑप्शन भी इस तरीके के बनाए कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर समझाने को हमारे पास रहे। लेकिन फिर ऑप्शन उसी तरीके से आयोग के तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया आ जाए, बताने के लिए ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस पेपर में कुछ है भी, क्योंकि ऑप्शन ही अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में आपके पास आपको पता है कि जैसे पहला ही प्रश्न है तो इसका एकमात्र ऑप्शन एक आंसर हो जाता है, बाकी ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, जो भी कुछ मेन चीज़ें होंगी उनको यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न था कि पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसमें हलंत भी था, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। पुनर् प्लस विवाह आपके पास मिल जाएगा। जो ये शब्द ये पुनर् बना है, अगर मैं देखो ये हलंत यहाँ पर आ गया इसका ना, चलो आपके पास तो टेस्ट में रहेगा ही। पुनर्विवाह की अगर हम बात करेंगे कि ये संधि कौन सी है, तो इसमें संधि आ जाएगी पुनः प्लस विवाह। और ऐसे कई सारी जगह पर हमने देखा हुआ है कि आपका विसर्ग का परिवर्तन किसमें मिलता है, रा में। ऐसे ही आप पुनर्विवाह की जगह आपका पुनः प्लस विचार में पुनर्विचार कर सकते हो, ठीक है। तो लगातार इस तरीके से शब्दों को आपका टच में रखना है। अगला है सेकंड की संसार शब्द में सही उपसर्ग है। संसार शब्द में आपका ऑप्शन नंबर 2 सम। सभी चीजें लगभग जो उपसर्ग प्रत्यय वाली चीजें हैं, खासतौर पर उपसर्ग प्रत्यय नहीं उपसर्ग वाली, तो ये आपका संधि वगैरह के रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। हमने कोई भी आपका स अनुस्वार वाला देखा उसमें सम मिल जाएगा। व्यंजन संधि में एक नियम आप पास मिल जाता है, अगर मां हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है तो ये मां हलंत इस स्पर्श व्यंजन के 5th में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपका केवल अनुस्वार के रूप में परिवर्तित रहता है। और अगर मां हलंत के बाद स्पर्श या संघर्षी नहीं है तो ये अनुस्वार के रूप में। ये ठीक हमने किस में देखा था, जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे वहां पर, तो सेम चीजें हैं। ऐसे ही माना आपके पास एक शब्द आता है संपूर्ण, इसमें भी क्या मिल जाएगा, सम हलंत प्लस पूर्ण। मैंने क्या कहा, दोनों चीजें हो सकती हैं, अनुस्वार भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, संपूर्ण। यहाँ पर जो मां हलंत है ये इस वाले के 5th में बदल गया, यानी फिलहाल यहाँ पर तो मां ही है। ऐसे आपका जैसे संयोग है तो इसमें भी आपका सम प्लस योग आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मां के अगला है या का 5th तो होता नहीं, तो वो केवल आपका क्या आ जाएगा, अनुस्वार में आ जाएगा, संयोग के रूप में लिखा जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे, सम प्लस विधान में संविधान हो जाता है, ऐसे ही आपका सम प्लस बंध में संबंध हो जाता है, सम प्लस ज्ञान में संज्ञान आ जाता है, सम प्लस सार में संसार आपके पास है, सम प्लस सय में संशय हो जाएगा। तो माँ वाली चीज़ें आपका कई सारी जगह पर इस तरीके से मिल जाएगा, तो ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 की महिमा शब्द में प्रत्यय। तो महिम प्लस माँ से ये आपका यहाँ पर महम, यहाँ पर आपका क्या है, ये इमा प्रत्यय से, जो महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, इन सभी में आपका इमा प्रत्यय आप पास मिल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, रट लेना इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ ना भी आएंगी, तो कुछ चीज़ों को रटना भी है भाई। विज्ञान शब्द में उपसर्ग, देखो विज्ञान में फिर से मैंने जैसे कहा ना कि आयोग ने कुछ, मतलब अगर आपने एक बार पढ़ी है ना, ये टॉपिक पढ़े हैं, कुछ भी नहीं है कहीं पर भी विज्ञा कहीं पर भी उपसर्ग की श्रेणी में नहीं मिलेंगे आपको, सीधे सीधे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वी का मतलब 2 चीजें होती हैं, एक तो आ जाएगा विशेष और एक आ जाता है वियोग। वियोग मान अलगाव के भाव में, अलगाव के भाव में एक आपका आ जाता है, यहां पर देखेंगे वि विशेष में। तो इसमें ये आपका वि प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान को, हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी कि विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। कहीं पर जैसे माना मैं यहां पर कहूं कि विदेश शब्द, विदेश, यहां पर ये वी शब्द किसका बोधक हो जाएगा, ये वी आपका यहां पर अलगाव का बोधक हो जाएगा, देश से अलगाव का बोध करा रही आपको यहाँ पर इस तरीके से विदेश मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th आता है कि शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय कौन सा है। इसमें से मूल शब्द शासक और बच क्या जाता है, ई। मात्रा के हिसाब से जरूर देखें, दीर्घ ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पर ई आ जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला
तो कई सारे शब्दों में यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय में ये पेपर लगभग था। यहाँ पर पूछा है कौन सा किसमें एक प्रत्यय नहीं है। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका अनु प्लस करण मिलता है, और इसमें हम देखते हैं कि करण यानी ये आपका मूल शब्द है और इससे पहले शब्दांश जुड़ा हुआ है, यानी इसमें जो ये अनु है ये आपका किस रूप में है, उपसर्ग के रूप में है। तो यही आंसर भी हो जाएगा, जिसमें प्रत्यय नहीं उपसर्ग मिल जाएगा। इसमें टिकना धातु से टिक प्लस आउ हो जाएगा, झगड़ प्लस आ, दिखाना से आपका दिख धातु प्लस आवा, इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो बात करेंगे अगर हम, जो हमने आपका कृत और तदित पढ़े, तो टिकाना क्रिया है, झगड़ना भी क्रिया है, दिखावा भी क्रिया, दिखाना भी क्रिया है। तो ये तीनों के तीनों इनमें प्रत्यय तो है, साथ साथ में कौन सा प्रत्यय मिल जाएगा, कृत प्रत्यय से निर्मित कृदंत शब्द ये आपके पास मिल जाते हैं। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7, बुद्धिजीवी शब्द में प्रत्यय। देखो भाई, हो सकता है कि हम इसको इस तरीके से भी तोड़ दें कि एक शब्द बुद्धि है प्लस एक शब्द जीवी है, ठीक है, जैसे आपका थर्ड बहुत सारा अगर किया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मूल शब्द हैं दोनों, बुद्धि प्लस जीव। वैसे जीवी भी नहीं है, ये आपका बना वैसे किससे, जीव प्लस ई। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बुद्धि अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, जीव भी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन एक शब्दांश के रूप में यहाँ पर ई जुड़ा हुआ है, जो आपका यहाँ पर क्या काम करेगा, प्रत्यय का काम करेगा। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों में देखना, ध्यान रखना, ठीक है, कि आपका दो मूल शब्द नहीं बन रहा है ना। अगर माना कहीं पर बुद्धिजीव है, केवल बुद्धिजीव है अगर केवल, तब तो ठीक है भाई, बुद्धि प्लस जीव से बना है। वैसे तो इसमें उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा भी नहीं कभी, क्योंकि ये तो मूल शब्द है ना, दोनों सार्थक है, दोनों आपका स्वतंत्र कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, तो मूल शब्द है। तो वहां पर आपका क्या मिल जाएगा, बुद्धि प्लस जीव प्लस ई, आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका प्रत्यय मिल जाता है। अगला चलते हैं फिर से आपका वही अयादि संधि। अच्छा, यहाँ पर अयादि संधि नहीं है पूछा हुआ भाई। तो अयादि संधि की अगर हम बात करें, नियम थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं कि ए के बाद अगर भिन्न स्वर है, ए के बाद अगर भिन्न स्वर है तो दोनों का अय, अच्छा ए का अय हलंत बन जाता है। अगर यहाँ मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर अय का आय हलंत, यहाँ मात्रा बढ़ी, यहाँ मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर ओ के बाद भिन्न स्वर अगर आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अवहलंत हो जाता है। और यहाँ पर अगर औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका आव मिल जाता है। ये हलंत हलंत हमने लिखा हुआ है, इस हलंत को हटाने के लिए जो भिन्न स्वर होगा साथ में उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर अगर हम देखें ना तो उच्चारण में ही आपके पास अयादि संधि मिल जाती है। अय आय औ आव, कैसे, नयन नयन नय अय, क्या आ रहा है इसमें, देखो अय, नायक नाय आय आ रहा है, ऐसे पावक पाव आव आ रहा है इसमें। लेकिन गणेश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गण प्लस ईस, जो गणों के ईस हैं वो आपका गणेश मिल जाते हैं। और आ के बाद ई आने पर एक की मात्रा बन जाएगी, तो यहाँ पर संधि हो जाती है कौन सी, गुण संधि। बाकी अयादि है, तोड़ेंगे अगर इसको तो देखो संधि विच्छेद करना भी बहुत आसान होता है। हमने देखा कि भाई इसमें क्या आ रहा है, अय आ रहा है, अय यानी ये वाला आ रहा है। जब ये वाला आ रहा है तो पहला इसमें अक्षर कौन सा है, ना, ना में ये वाली मात्रा दे दो। जब ये आ रहा है तो ये वाली मात्रा, आय आ रहा है तो ये वाली मात्रा, देखते हैं अभी आय आ रहा है तो ये वाली मात्रा यानी एक मात्रा प्लस, क्योंकि यहां पर आपका देखो जो आपका इसमें या में कौन सा स्वर है, आ। मैंने क्या कहा, यहां पर ये हलंत लिखे हुए, हलंत हटेगा जब भिन्न स्वर जुड़ेगा, यानी उस या में जो शब्द आपके पास होगा या वा बना हुआ, इस या में जो मात्रा होगी ना वही मात्रा इधर आ जाएगी। ये या में कौन सी मात्रा है, आ प्लस आ, मतलब प्लस तो क्या होगा, आ और ना, तो ये आपका न प्लस अन से टूटा हुआ है। नाय आय, आय कौन सा, ये वाला, यहां पर पहला क्या है, ना, इसमें ये वाली मात्रा दे दो, दो मात्राएं, प्लस इस या में फिर से आ स्वर है तो अक हो जाएगा। पावक है, पाव आओ, कौन सा, ये वाला, इसका मतलब जो पहला पा है इस पा में ये वाली मात्रा दे दो, औ, प्लस इस वा में फिर से क्या है, आ और क, अक। ये तो सब आ वाले थे। थोड़ा सा यहां पर और बात कर लेते हैं। हमारे पास माना एक शब्द आता पवित्र, पौ, औ, उच्चारण में क्या आ रहा है, औ, ध्यान से देखना, औ आ रहा है उच्चारण में, औ आ गया इसमें, तो यहां पर आपका पहला जो पा होगा उसमें एक मात्रा होगी, ठीक है, पा प्लस औ। अब देखना है फिर से इस वा में, अभी तक तो इस या में और इस वा में अ की ही मात्रा थी, तो हमने इस तरह आ लिख दिया सीधे सीधे। लेकिन अभी इस वा में ई की मात्रा है, तो तब इस मात्रा के हिसाब से इत्र में टूट जाएगा, पौ प्लस इत्र, तब हो जाएगा पवित्र,
ठीक है, तो आंसर आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल जाता है, जिसमें यण नहीं, अयाद नहीं, बल्कि क्या गुण संधि मिल जाती। बाकी सभी में हमने संधि विच्छेद वगैरह भी करें, और नियम भाई बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पर वीडियो भी है, उसको जरूर देख लेना एक बार। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से बना, यानी दोनों से बना हुआ है। हमारे पास है सौदा प्लस गर, केवल एक प्रत्यय है। निंद प्लस अक, निंदा प्लस अक से बना हुआ है। लेकिन हमारे पास अनु प्लस करण प्लस ई, अब इस तरीके से देखेंगे तो मूल शब्द है, एक उपसर्ग एक प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल जाते हैं कि इसमें आपका अनुकरणीय में मिल जाते हैं, जबकि करणीय में करण प्लस ई है, इसमें भी केवल एक प्रत्यय, इसमें एक प्रत्यय, इसमें भी केवल प्रत्यय आपके पास मिल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 10th वाला, अत्युत्तम में संधि। तो अत्युत्तम की संधि के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए, और उसके बाद नियम। हमारे पास इसका संधि विच्छेद मिलता है अति प्लस उत्तम। ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो या बनता है, भिन्न स्वर की उसमें मात्रा चली जाएगी, लास्ट वाला तो इसी तरीके से मिल जाएगा तम। अब यहाँ पर इस ई की मात्रा का तो या बन गया, तो ये ता आधा बच जाता है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आ, तो अत्युत्तम यहाँ पर आपका हो जाएगा। और ऐसे में जब ई के बाद भिन्न स्वर आने पर या बनता है, संधि हो जाएगी आपका कौन सी, यण संधि आपका ये मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। यहां पर अगर हम बात करेंगे इनके संधि विच्छेद की, परम प्लस अर्थ हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा रत्न प्लस आकर, यहां पर हो जाएगा नि प्लस अर्थक, अर्थ प्लस अक भी हो जाएगा, ये आपका इसको उपसर्ग के हिसाब से तोड़ोगे, यहां पर ये मिल जाएगा वाक प्लस ईश। अब जब इतना करना आ जाता है ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, कि भाई आपका अ प्लस आ से आ रहा है, तो यहाँ पर आपका स्वर संधि हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि मिल जाएगी। आपको अभी व्यंजन ढूंढनी है, ठीक है। रत्न प्लस आकर अ प्लस आ का, इसमें भी दीर्घ हो जाएगी। नि प्लस अर्थक का निरर्थक हो जाएगा। ये संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखो प्लस से पहले विसर्ग है ना, तो सीधे सीधे विसर्ग हो जाएगी, तो बचती है 4 ताल। इसकी पहचान भी है, प्लस से पहले अगर कहीं पर भी हलंत मिले तो सीधे सीधे आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना कर दें तो आ ही जाएगा, लेकिन इतना करने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी किताब आपके पास है ना, एक एक टॉपिक को, अभी बहुत सारा समय है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत गौर से सुनना, अभी बहुत सारा समय है। ये मैं अब अक्टूबर में नहीं बोलूँगा कि अभी बहुत सारा समय है, अभी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी है। पढ़ो चीज़ों को, जो भी टॉपिक आपका डाउट वाला लग रहा है चैट सेक्शन में कभी भेजा करो, जो भी टॉपिक चीज़ें हैं कि अगले टॉपिक में उस चीज़ को समझाया जाए, तो उससे से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके पास डालेंगे, फिर इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे वीडियो में धीरे धीरे। क्योंकि मुझे पता है वर्णमाला अगर 2 पेपर और हो गए ना तो वर्णमाला खत्म है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली कि जो आपको वर्णमाला से शायद अगर कुछ ऐसी आती है, ठीक है, जो हमारे पास संसाधन वगैरह फिलहाल हैं, कुछ नई चीज़ अगर कहीं से प्रकट हो जाती हैं कभी कभार, है ना, तो वो चीज़ें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर बाकी जो चीज़ें हैं तो आपका कंप्लीट होनी चाहिए। वर्ण विच्छेद है ना, अब घर में करना पड़ेगा। यहाँ पर जो शब्द है उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों को करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है उसको भेजो, है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी है, करना खुद पड़ेगा, ध्यान रखना। बहाना देने वाले हमें, करना खुद पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अगला आता है 12 वाला पुरस्कार, तो इसमें आपका सेकंड वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो गया था, ये प्लस होना था इसमें, ये आपका क्या हो जाएगा पुरा पुरस्कार, ठीक है। इसमें आपका संधि वगैरह के नियम में, विसर्ग संधि में आपने पढ़ा होगा आदसा बन जाता है, तो सीधे सीधे ठीक है, विसर्ग संधि आपका मिल जाती है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आता है कि निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, यानी हमें किसका ढूंढना है, कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय का सीधे सीधे संबंध होता है किससे, धातु से, और धातु का सीधे सीधे संबंध होता है किससे, क्रिया से। अब हमें भी ऐसा ही कोई शब्द ढूंढना है जिसमें कहीं ना कहीं क्रिया बन रही हो। उड़ान, उड़ान में उड़ना क्रिया बन रही है ना, ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर मिल जाएगा। बाकी आपका समान प्लस अंतर, समान ये आपका विशेषण के रूप में, काम से है आपका जल हो जाएगा, तो ये आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने, तो तीनों आपके पास क्या है, तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। तीनों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका कृत प्रत्यय मिलता, वही आपको ढूंढना था जो तद्धित नहीं यानी कृत हो जाएगा। अगला चलते हैं कि कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो जो कृति शब्द है, अब कई सारे शब्द होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, मुझे पता है या आपको भी पता है कि भाई एक तो है ही नहीं, सीधे सा बात है, कृतिक वगैरह तो एक तो है ही नहीं, लास्ट में का की ध्वनि है ही नहीं, खत्म बात, ऑप्शन बाहर। ई भी मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि यहां पर तो छोटी ई की मात्रा है ना भाई, ये बड़ी कैसे हो सकती है, फिर ये ती भी नहीं हो सकती, ये भी बड़ी की मात्रा के साथ है, तो यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सेकंड। ये क्र जो है ना, ये क्र, ये क्रिया की धातु है आपका, क्र धातु, संस्कृत की धातु मिलती है।
और उस धातु में आपका ती प्रत्यय लग की कृति बना हुआ है। थोड़ा सा एक प्रत्यय की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन आती है, अगर मूल शब्द है और उसके बाद अगर एक प्रत्यय लगा, देखो परिवर्तन क्या होंगे केवल मूल शब्द में। जहां पर उपसर्ग लग जाए, उपसर्ग के पहले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल शब्द का अगर मूल शब्द का प्रथम वर्ण आ है तो एक प्रत्यय लग के वो आपका आ में परिवर्तित हो जाता है। मूल शब्द का प्रथम वर्ण अगर ई के साथ है तो वहां पर आपका इसका ऐ हो जाता है, ठीक है। या फिर आपका ए आई है तो तब उसका भी आपका ऐ हो जाता है, इस तरीके से मिलता है। यदि अगर उ है, इसका क्या हो जाएगा, औ आपका परिवर्तित हो जाता है। कैसे? हमारे पास एक शब्द मिलता है समाज, हमने लिखा समाज और इसमें हमने लगाना चाहा इक, तो हमें ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि समाज प्लस इक होगा। ये मूल शब्द है, इसका प्रथम जो व्यंजन है, प्रथम वर्ण है, ये किस मात्रा के साथ है, आ मात्रा के साथ। आ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, आ में। ये समाज से क्या हो जाएगा, सामाजिक, समाज से सामाजिक हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार हम सामाजिक कर देते हैं, सामाजिक नहीं, सामाजिक आपके पास मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, परिवार है, परिवार का पारिवारिक, प्रमाण है, प्रामाणिक हो जाएगा। ऐसे आपके पास मिल जाता है, जैसे संस्कृति है तो सांस्कृतिक हो जाएगा, रसायन का रासायनिक हो जाएगा, परंपरा का पारंपरिक हो जाता है। बात करते हैं ई की। अगर माना हमारे पास एक शब्द आता है इच्छा प्लस इक, अगर हम इसको कर दें तो ई का, देखो ई का किस में परिवर्तन हो रहा है, ए में, ये ऐच्छिक हो जाता है। ऐसे ही मैं अगर यहां पर नीति शब्द लिखता हूं तो ये नैतिक हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहां पर अगर आपके पास क्या लिखूं, इतिहास लिखता हूं, इतिहास, तो एक प्रत्यय लग के ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाता है। ये वर्तनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है उ वाला। अगर माना हमारे पास एक शब्द आता है उद्योग, उद्योग का क्या हो जाएगा, औद्योगिक, उद्योग का औद्योगिक मिल जाता है। ऐसे उपन्यास का औपन्यासिक मिल जाता है। तो ये चीजें फिर आपका शब्द ढूंढने की कोशिश रहेगी भाई, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। प्यासा शब्द में, प्यासा मूल शब्द प्यास है, क्या ये बचा, आ, खत्म बात है ना, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी बताने के लिए। अगला चलते हैं फलित शब्द में, तो फल प्लस इत मिल जाएगा, है ना। लित तो हो नहीं सकता क्योंकि फा कोई आपका यहाँ पर अर्थ नहीं दे रहा। फली ये भी नहीं हो सकता, ता का कोई अर्थ वगैरह। अगर पढ़ो ना इन चीजों को तो बहुत आसान हो जाएगा यार, कुछ चीजें आप खुद ही ढूंढ लगोगे। लेकिन तब की बात है जब आप पढ़े होंगे, उपसर्ग खास तौर पे पता चल जाता है यार ये तो है ही नहीं, हटाओ इसको सबसे पहले, है ना। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि विशेषण का अशुद्ध रूप है। देखो विशेषण का अशुद्ध रूप का मतलब कि इन चार विकल्प में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको विशेषण के रूप में गलत तरीके से यहाँ पर लिखा गया। आप इसको वर्तनी के हिसाब से भी देख सकते हो। हमारे पास है धैर्यपूर्वक। माना कहीं पर क्वेश्चन आता है कि धैर्यपूर्वक उसने यह काम किया, धैर्यपूर्वक, ठीक है। शक्तिशाली, हतोत्साह, विश्वासित। देखो विश्वासित नहीं, आपका क्या हो जाएगा, विश्वसनीय, विश्वसनीय शब्द के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो अशुद्ध रूप यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, धैर्यपूर्वक। धैर्यपूर्वक वैसे मुख्य रूप से एक क्रिया विशेषण का काम करता है। अब इस पेपर में ये आपका विशेषण के अंतर्गत ही दिया हुआ था। वैसे बहुत कम चांस है जहां पर धैर्यपूर्वक आपका क्या है, हो सकता है कि जैसे धैर्यपूर्वक विचार या इस तरीके से कुछ आपका बन जाए, संज्ञा की विशेषता बताए। लेकिन पूरक से अधिकतर आपका क्रिया विशेषण आता है, अगर थोड़ा सा डीप में इस चीज को देखें, ठीक है। तो ये आपका विश्वासित नहीं, विश्वसनीय शब्द आपका मुख्य रूप से शुद्ध रूप मिल जाएगा इसका। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका मिलता है चश्मा किस भाषा का शब्द है। एक ऐनक मिलता है और एक चश्मा मिलता है। चश्मा की बात करें तो चश्मा यहाँ पर आपका फारसी का हो जाता है और अरबी में ऐनक शब्द ऐसा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। वैसे कहीं पर देखोगे ना, ढूंढोगे इन चीज़ों को, ऐनक आपका चश्मा दोनों मिलता है, अरबी और फारसी में। और बहुत सारी किताबें भी ऐसी हैं कि जहाँ पर अरबी फारसी को अलग अलग विभाजित नहीं किया गया है। अब पेपर में आते हैं तो थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा और दुआ यही करें भाई कि ये चीज़ें जितनी कम आए ना पेपर में उतनी बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट वाली चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला आता है 19 कि कौन सा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। पता कैसे करें कि अरबी से लिया गया है, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। हमारे पास 5 भेद मिलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो सबसे पहले संकर शब्द तो चलो माना किसी से संबंधित हो सकता है। ध्यान रखना जो तत्सम होगा वो कहीं भी आपका इन वर्गों में नहीं आएगा। तद्भव इन और में नहीं आएगा, देशज इन और में नहीं आएगा, विदेशज इन और में नहीं आएगा, संकर इन और में नहीं आएगा। संकर तो खैर अलग अलग भाषा से। थोड़ा सा देखें इस चीज़ को कैसे पता करें भाई। देखो हमारे पास सपना एक शब्द है,
लेकिन मुझे यार ये भी पता है कि इसका तो एक स्वप्न भी होता है ना, और स्वप्न क्या हो रहा है, संस्कृत का, यानी ये तो है तत्सम है, इसका मतलब ये तत्सम है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। और जब ये तत्सम तद्भव है तो देशज विदेशज और चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा तिनका, आपको पता है तिनका का तीर्ण शब्द या तीर्ण वगैरह इससे कुछ मिलता है, हाँ सॉरी ये तीर्ण नहीं तृण मिलता है, इसका तृण, ये संस्कृत का है तो ये भी तत्सम है, ये फिर तद्भव हो जाएगा। दुबला शब्द है यहाँ पर आपका दुर्बल, एक शब्द मिलता है तत्सम में, तो जब ये तत्सम तद्भव है एक दूसरे में तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे ना विदेशज में, फिर आपके पास एक ही बचता क्या, तबला, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो देखो बहुत आसान है, बस पेपर में सोचना है, और ये चीज़ अगर पहली बार क्लिक हो गई तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। अगला है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं यानी तत्सम है, तत्सम हो जाएगा आपका सेकंड कुष्ठ, कुष्ठ का कोड शब्द आपका तद्भव में मिलता है। आग, जिसकी तरफ निशान है ना तीर का, वो आपका क्या है, तद्भव मिल जाएगा, आग तद्भव, आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। पत्ता है, इसका पत्र मिल जाता है। अनाज है, इसका क्या मिल जाएगा, तत्सम में अन्न मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए, अभी आपने तत्सम चुनना है, ठीक है। ऐसे शब्दों में, तत्सम शब्दों में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हमने कई बार देखा हुआ है कि भाई तत्सम शब्द की पहचान के लिए आप देख सकते हो कि अगर आपके पास अक्ष, त्र, ज, स्र, ण, रि, ऊपर वाली रा, नीचे वाली रा, और आपका विसर्ग, कहीं भी अगर शब्दों में ये हैं तो उनके चांसेस 99.9% हैं कि वो आपका तत्सम है। इसलिए बोल रहा हूँ 99.9, क्योंकि हमारे पास एक शब्द आता है क्षत्रिय, तत्सम में है, और इसका तद्भव मिल जाएगा हमें क्या, खत्री। तो ये चीज़ दिक्कत करती है कि भाई त्रा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाता है ना, तत्सम तद्भव दोनों में आ जाता है। ये तो अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें आपको मिलने ही वाली हैं, हर किसी टॉपिक में मिलेंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आँख। हाँ, दूसरी एक चीज़ और थी कि हमने देखना है एक तद्भव में, तद्भव के लिए एकमात्र पहचान ये कि अगर कहीं पर अर्धचंद्राकार बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, तो अनुनासिक स्वर जहाँ पर भी हो तो वह शब्द आपका तद्भव में मिल जाएगा। कभी भी संस्कृत में अनुनासिक का प्रयोग नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले दो ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। आँख की बात करेंगे तो आँख का आपके पास क्या मिल जाएगा, अक्षी मिल जाएगा। अजान का अज्ञान मिल जाता है तत्सम में। आंसू का अश्रु, आंसू का अश्रु मिल जाएगा। और बाकी आपको पता क्या बचा, अट्टालिका, अट्टालिका तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव आपके पास क्या मिल जाएगा, अटारी शब्द मिल जाता है, ठीक है। तो गौर करें इस पेपर को, देखें किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा है भाई आयु का, उस तरीके से अपनी तैयारी को बना के रखें। अगला है कौन सा, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। चलिए विष्णु के पर्यायवाची की बात करेंगे। लक्ष्मीपति है, कमलापति है, चक्रधर है, बिल्कुल है। यहाँ पर रतिपति नहीं मिलते हैं। पहले बात करते हैं विष्णु जी की। विष्णु जी में हमारे पास क्या मिल जाएगा, मधुकर शब्द मिलता है, मधुकर। यहाँ पर आपका उपेंद्र मिल जाता है, दामोदर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने पद्मनाभ देखा, पद्मनाभ, जिनकी नाभि से पद्म उत्पन्न है, और उस पद्म में कौन है, ब्रह्मा जी, इसीलिए ब्रह्मा जी को नाभि जन्म कहा गया। विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न है, इसलिए नाभि जन्म कहा गया, ठीक है। इसके अलावा विष्णु जी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पीताम्बर एक शब्द आता है, पीताम्बर, एक शब्द दामोदर, ठीक है। इसके अलावा विष्णु शब्द की बात करेंगे तो विष्णु चक्रधर, आपका चक्रपाणी, चक्रधर वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। और हमारे पास हाँ चक्र, चक्र से और भी चीज़ें हैं। चक्रांग आएगा तो हंस से, और आपका चक्र, चक्रांग आएगा हंस से। और अगर एक चक्रीवान, हाँ चक्रीवान आएगा तो वो गधा शब्द का पर्यायवाची आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को फिलहाल ध्यान रखना। यहाँ पर जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ही नाम कमला भी मिलता है, कमलापति, लक्ष्मीपति। हाँ यहाँ पर हम रमापति भी देख सकते हैं, रमा भी लक्ष्मी का मिल जाएगा, तो रमापति। बात करते हैं रतिपति की, तो रतिपति हो जाएगा आपका किसका, कामदेव का। कामदेव की बात करेंगे तो कामदेव में मदन, मनोज, मनसिज, पुष्पधनवा, ये सारे शब्द आपका यहाँ पर मिल जाते हैं। एक मार शब्द आता है, पंचसर, ये शब्द आ जाएगा, पंचसर 5 बाण हैं जिसके, है ना। तो इन चीज़ों को रिवीजन में रखेंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, फिर से तद्भव शब्द छांटना है, ठीक है। तद्भव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3, जग का आपके पास क्या मिल जाएगा, यज्ञ मिल जाता है, ठीक है। तिक्त की बात करेंगे, तिक्त का तीता, ऐसे रिक्त का रीता हमने देखा। हमारे पास एक शब्द आपका तीक्ष्ण आता है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का आपके पास आ जाएगा क्या, तीखा, तीक्ष्ण का तद्भव मिलता है तीखा,
ठीक है। शिथिल है तो शिथिल का आपका सिकुड़ा वगैरह इस तरीके से मिल जाएगा। जगत है तो आपका हलंत हट जाता है। वो सम्राट वाला याद है ना, ईओ में आया था। सम्राट शब्द की तत्सम में हलंत होता है और तद्भव में हलंत नहीं होता है। अब जब इसमें हलंत होता है और आपका जब दोनों चीज़ों की बात आए तो हमेशा तत्सम शब्द आपका शुद्ध वर्तनी में गिना जाता है। ठीक, चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है फिर से अगला कि सिंह का पर्यायवाची इनमें से। सिंह का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मृगेंद्र। मृग का इंद्र, इंद्र का मतलब राजा होता है और मृग का राजा इंद्र। ऐसे ही वनराज, यहाँ पर आपका जैसे शार्दुल, शार्दुल आ जाएगा, सालूर मेंढक का, शार्दुल आपका किसका हो जाएगा, सिंह का मिल जाएगा। हमारे पास नाहर मिल जाता है, केसरी मिल जाता है, केहरी मिल जाएगा, नखा युद्ध मिल जाता, नख से युद्ध करने वाला क्या हो जाएगा आपका मृगेंद्र। चरणायुद्ध, चरण से युद्ध करता है मुर्गा, है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए मेदिनी की बात करते तो मेदिनी आपका किसका मिल जाएगा, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची मिल जाएगा। इसमें आपके पास उर्वी शब्द हो जाता है। यहाँ पर आपके पास अवनी हो जाएगा, अवनी हो जाता है। इसमें आपके पास इला शब्द आ जाता है। यहाँ पर आपका मेदिनी हो गया। यहाँ पर आपका एक शब्द आता है बीज प्रसु, बीज प्रसु, प्रसु का मतलब है माता और बीज की माता, इसलिए बीज प्रसु यहाँ पर कहा गया। रत्नाकर आएगा तो रत्नाकर समुद्र का हो जाएगा, जबकि रत्न गर्भा शब्द आता है तो ये भी किसका मिल जाएगा, पृथ्वी का मिल जाएगा। खगोल वैसे आपका अंतरिक्ष के लिए आ जाता है। सिंधुर शब्द, सिंधुर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक वैसे सैंधव शब्द आता है, सैंधव आपका घोड़ा वगैरह के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेना। अगला चलते हैं कि किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके शब्द आपस में क्या है, पर्यायवाची है। पहला पाषाण अस्म, पाषाण और अस्म तो ठीक है, पाषाण अस्म मिल जाएंगे किसके, पत्थर के। लेकिन उत्पल मिल जाएगा आपको किसका, कमल का। कि मयोधर नहीं, इसको वैसे पयोधर होना चाहिए, पयोधर तो हो जाएगा आपका बादल का। ठीक है, सरोज हो जाएगा किसका, कमल का। आपका अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, ये आपका हो जाएगा। ये सभी के सभी किसके, अमृत के मिल जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, गदा तो अलग मिलता है, गधा भी होगा तब भी नहीं होगा, वो खर मिलता है, खर। बाण आपका अलग हो जाएगा, सर बाण, ये दूसरे एक दूसरे को हो जाएंगे। गधा अगर इसको करते हैं तो गधा और खर एक दूसरे के हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मिलता है अधर्म का पर्यायवाची शब्द। अधर्म के साथ साथ कौन आपका अर्थ दे रहे हैं, तो अधर्म को ही अनाचार कहा गया है। अत्याचार तो फिर आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी शब्द आपका बिल्कुल थोड़ा बहुत भिन्न मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं कि खुरपा शब्द है। तो खुरपा की अगर हम बात करें, खुरपा क्या है, देशज शब्द मिलता है, खुरपा हो जाएगा। खुरपी शब्द हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलता है आपका, झोला शब्द मिल जाएगा, पगड़ी शब्द मिलता है, खिड़की शब्द है, खिचड़ी है, तेंदुआ है, ठेठ है, थैला, खटिया, ये सारे शब्द आपका देशज है। और सभी को पता है कि देशज ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। माना जाता है कि जिस क्षेत्र में बोले जा रहे हैं उसी क्षेत्र से ये आपका क्या हुए, उत्पन्न भी हुए हैं। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, फिर से तत्सम छांटना है। तो तत्सम की बात करें तो अश्रु, अभी हमने आंसू का देख ला। सच का सत्य हो जाएगा। अनजान का अज्ञान हो जाता है, अजान या अनजान। मछली का मत्स्य शब्द आपके पास क्या मिल जाएगा, तत्सम में मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है। नाक किस प्रकार का शब्द है। नाक, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ने वाला नहीं। क्या हम इस शब्द को सार्थक खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये आपका रूढ़ यानी मूल शब्द आ जाएगा। ऐसे शब्द जिनके हम कोई सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं वो आपका रूढ़ या मूल शब्द में आते हैं। ये रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के 3 भेद देखे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में। यौगिक में जो आपका योग से बने होते हैं, है ना, और बाकी योग रूढ़ होता है जो यौगिक तो होंगे, योग से तो बने होंगे, लेकिन अर्थ के आधार पर एकमात्र अर्थ आपका देंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका केन आपका गणेश जी हो जाएंगे, इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखो आगे अगला वाला, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। ये लंबा प्लस उदर, उदर मतलब पेट, ये बना तो है लंबा प्लस उदर योग से, लेकिन अर्थ केवल किसका दे रहा है, गणेश का। ऐसे शब्द जो एकमात्र अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ का मतलब एकमात्र बस। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आता है, चारपाई। माना चारपाई शब्द, ये आपका 4 + पाई यानी पैर से बना हुआ है। अब यहाँ पर हर 4 पैर वाली चीज को हम चारपाई नहीं बोलते,
ये चारपाई स्पेशली किसके लिए? खाट के लिए। ऐसे पीतांबर पीत प्लस अंबर से मिलकर तो बना है, लेकिन ऐसा नहीं किसी भी आपने पीले वस्त्र किसी को पहने देखा आपने उसको बोला भाई पीतांबर इधर आ जरा, गलत हो जाएगा मामला है ना। पीतांबर केवल केवल विष्णु जी के लिए आपका शब्द प्रयोग होता है, तो केवल एक के लिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण आप इसमें रख सकते हो। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? देखो विकारी शब्द की जहां पर बात होती है वहां पर आपको सीधे सीधे क्या पहचानना है? हमने पद भेद देखे 5, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 पद जो है ये आपका विकारी में आते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? अविकारी की। अगर हम अविकारी की बात करेंगे तो अविकारी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? अव्यय शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे परंतु। परंतु क्या है? एक योजक है। योजक की बात करेंगे तो योजक आता है किसमें? समानाधिकरण में। और समानाधिकरण किसमें आ जाएगा? आपका अव्यय का एक भेद होता है। लड़की शब्द आपका संज्ञा शब्द है, तो यही सीधे सीधे संज्ञा है ना, तो संज्ञा ही तो विकारी में आंसर भी मिल जाएगा। आज, ये आज हो जाएगा आपका क्या? क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो ये किसमें मिल जाएगा? अव्यय में। कल है तो कल भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ये भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण तो ये भी किसका भेद है? अव्यय का। तो जो अव्यय है वो अविकारी है, और ये विकारी में हमारे पास संज्ञा था लड़की, तो ये आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगला। राम ने पेड़ों को काटा, वाक्य में कर्म कारक है। कर्म कारक यहां पर कैसे मिल जाए? सीधे सीधे पेड़ों को। सभी को पता ना, राम ने क्या हो जाएगा? कार्य करने वाली संज्ञा कर्ता। काटा तो कोई कारक नहीं है ना, काटा तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगी? क्रिया। ठीक है, तो यहां पर राम ने करता, पेड़ों को क्या हो जाएगा? कर्म आपके पास मिल जाता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर। राम ने, ठीक है तो हो गया था। अगला चलते हैं कि सुंदर का विलोम शब्द क्या है? सुंदर का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर 4 मिलता है। कृष्ण का शुक्ल मिल जाता है, शुक्ल, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, काला गोरा वगैरह इस तरीके से, काला का सफ़ेद वगैरह हो जाता है वैसे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपका पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती इन चीज़ों को, है ना। वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ ना हो उन्हें कहा जाता है। ध्यान से पढ़ना इसको। वे शब्द जिनके, चलो माना हमने खंड कर भी दिए, लेकिन उनके खंडों का कोई आपका अर्थ नहीं मिलता है, ऐसे शब्द कौन होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अभी तो हमने देखा था ना, जैसे माना हमारे पास के एक फूल शब्द है, मैंने तोड़ दिया एक फू और एक ला, अब क्या अर्थ देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारे पास क्या है? चावल एक शब्द है, हमने कहा चावल, ऐसे तोड़ दो, या चाव और ला जोड़ दो, या चा व ला जोड़ दो। अब ये सिंगल में इस तरीके से इन रूपों में कोई भी अर्थ नहीं दे रहे, तो जो शब्द कोई सार्थक खंड नहीं देता वो आपका रूढ़ कहलाता है। अगला चलते हैं कि जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थ अर्थ ही प्रकट करता है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में ये क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं जो आपका थोड़ा सा सोचने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे अभिधेय अर्थक की, तो अभिधेय अर्थक होता है, पहले मैं बात करता हूँ शब्द शक्तियों की। हमारे पास शब्द शक्तियाँ आती हैं, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर आपको इनके बारे में पता है कि जो अभिधा है वो वाच्यार्थ प्रकट करती है, वाच्यार्थ को प्रकट करेगा, लक्षणा लक्ष्यार्थ को प्रकट करेगा, और व्यंजना व्यंजक या व्यंग्यार्थ को। माना मैंने कहा कि यह पेन है, मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैंने जो बोला यह पेन है, उसका अर्थ भी यही है ना, ये पेन है, जो बोला उसका अर्थ वही, यानी वाच्यार्थ को प्रकट कर रहे हैं ये शब्द। कोई व्यक्ति सामने से कोई मूर्खता करता हुआ कोई व्यक्ति नजर आया किसी को, और किसी ने कहा यह गधा है, ये गधा है, इस काम को ऐसे नहीं करते, ये गधा है। अब बोला तो मैंने वो गधा है, गधा का मतलब पशु, लेकिन जैसे मैंने बोला वैसे तो नहीं है। अब वहां पर उसके जो शब्दों का चयन था वो इस तरीके से था, वो किसी एक विशेष लक्ष्य में उस व्यक्ति को गधा शब्द का प्रयोग किया गया, तो वाच्यार्थ को नहीं, जो बोला गया उसको नहीं, वो विशेष लक्ष्यार्थ को प्रकट कर रहा है, कहने का जो लक्ष्य मिल जाता है, तो वो लक्षणा में। अक्सर आपके पास ध्यान रखना, अगर कभी आए लोकोक्ति और मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो यहां पर भी लक्षणा। आपने कहा 9 2 11 होना, 9 + 2 = 11, इसका मतलब ये नहीं, 9 2 11 का मतलब क्या है? भाग जाना। ठीक है, और व्यंजना होता है तो यह एक शब्द होगा या एक वाक्य होगा, हर स्थिति में अलग अलग ही अर्थ देता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर जो अभिधेय है ना, अभिधा, अभिधेय अभिधा से बना हुआ है, और जो अभिधा है वाच्यार्थ को प्रकट करेगी, तो वाचक यहां पर आपका उसको कहा जाता है।
लक्षणार्थ की बात करेंगे तो लक्षणार्थ में लक्षक आ जाएगा और व्यंजनार्थ में आपका क्या आ जाएगा, व्यंजक आएगा। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ा होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप सोच सकते हो फटाफट से, तो वो चीज़ अब मायने रखेगी पेपर में, है ना, खासतौर पर फटाफट वाली चीज़ मायने रखेगी। अगला है एक या अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय न हो उसे कहा जाता है। देखो ध्यान से, बहुत स्पष्ट कर दिया, जो क्या ना हो, प्रत्यय ना हो। एक या अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को आपका शब्द कहा जाता है। वाक्य की परिभाषा भी आ गया अभी। अब देखो ये परिभाषाएं बेसिक बेसिक चीजें हैं पेपर में फिलहाल, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें। ध्वनि, ध्वनि जो बोली जा रही है और उसको जो लिखा गया है लिपि की सहायता से वह वर्ण, हम कह सकते हैं ध्वनि और वर्ण एक ही हो जाएगा। इससे बड़ी इकाई आपके पास आ जाती है अक्षर। अक्षर से बड़ी इकाई हमारे पास क्या मिल जाती है, शब्द, या शब्द के ही किसी रूप को पद भी कहा जाता है। फिर बड़ी इकाई हमारे पास क्या मिल जाएगी, पदबंध। फिर बड़ी इकाई हमारे पास आ जाएगी क्या, उपवाक्य। उपवाक्य और फिर आ जाएगी हमारे पास वाक्य। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। हमारे पास आता ध्वनि या वर्ण, इससे क्वेश्चन बनता है भाषा की लघुतम इकाई। लघुतम का मतलब अब मैं इसको इससे छोटा नहीं कर सकता हूं। उसके बाद आता है अक्षर और शब्द। ध्यान रखना, शब्द की बात करेंगे तो शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। स्वतंत्र और सार्थक इकाई, अभी बताएंगे स्वतंत्र क्यों कहा गया। पद की बात करते हैं, भाषा की बद्ध सार्थक इकाई। और अगर सीधे सीधे आपके पास आता है क्वेश्चन कि भाषा की सार्थक इकाई, लघुतम ना आए आपका, इस तरीके से ना आए, सीधे सीधे आ जाए कि भाषा की सार्थक इकाई। किसी भाषा का ज्ञान हमें तब होगा जब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वाक्य कहीं पर कहेंगे। माना मैंने देहरादून कहा, लेकिन आपको पता थोड़े ना मैंने किस भाषा में कहा। अगर मैं कहूं कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, अब मैंने एक वाक्य पूरा कर दिया, अब आपको पता चला कि यार ये वाक्य बोला गया, अब ये भाषा का पहचान होती, भाषा की पहचान होती, तब वो भाषा का क्या है, भाषा की सार्थक इकाई मिल जाती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर शब्द और पद, स्वतंत्र सार्थक और बद्ध सार्थक की बात करेंगे। माना हमने यहाँ पर लिखा, आपका मैंने लिखा कलम, अभी ये स्वतंत्र है, मैं इस कलम को यहाँ से उठा के किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग करके रख सकता हूँ। ये अभी स्वतंत्र है तो उसको हमने क्या कहा, शब्द। लेकिन माना मैं यहीं पर आपका एक इसी कलम शब्द को उठा के एक वाक्य बनाता हूँ, कलम खो गई, कलम खो गई। अब ये कलम जो है ना, ये एक शब्द का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसी इकाई को फिर क्या कहा जाता है, पद यहाँ पर कहा जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 37। अब रिक्त स्थान थे। मुझे पता है बहुत सारों के मन में, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो मन में सवाल रहता है ना, यार ये तो सिलेबस में नहीं, खाली पैसे बर्बाद हो रहे हैं। वाक्य शुद्धि एक टॉपिक आपके पास है, रिलेट करने वाली बात आती है ना। जैसे आपने मैथ्स में किसी ने कहा था कि सर ये वाला टॉपिक नहीं है, सर ने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती हैं, ऐसे ही हर जगह पर है। ठीक है। अब हम अगर देखें तो सूर्य की अनगिनत, अब यहाँ पर वाक्य निर्माण के हिसाब से, वाक्य शुद्धि के हिसाब से आपको सही शब्द छांट कर रखना है, तो कुछ नहीं ना, सूर्य की अनगिनत किरणें एक साथ पृथ्वी पर आती हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला हमारे पास चलते हैं। घुड़सवारों का एक, अब देखो झुंड होता है जो अव्यवस्थित होता है एक तरीके से। ठीक है। अव्यवस्थित मतलब कि मतलब कैसे भी आपका दौड़ते हुए लोग आगे, उसको हमने जोला झुंड बोल दिया। लेकिन घुड़सवारों का, घुड़सवार तो है ना बिल्कुल स्पेशली घोड़े पर आपका एक व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, दल के रूप में यहाँ पर आपका शुद्ध रूप मिल जाएगा। पुंज पुष्प वगैरह के लिए मुख्य रूप से आ जाएगा। अगला चलते हैं फिर से कैलाश पर्वत पर, ये तो आसाम तक भगवान शंकर, अब शिव नहीं दिया, शंकर दे दिया, तो कुछ भी नहीं है ना। सुदामा मथुरा के बड़े बड़े डैश डैश को देखकर चकित रह गए। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमने देखा कि भाई बड़े बड़े इनमें से कोई शब्द, प्रसाद का मतलब एक कृपा हो गई, लेकिन वो प्रासाद को देखकर चकित हुआ। प्रासाद का यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है, महल। यह आपका अनेक समानाभासी भिन्नार्थी शब्दों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 41 कि सुगंध और, अभी बताओ सुगंध और खुशबू तो एक ही चीज़ हो गई, अब उसमें क्या मतलब अंतर करना। ये कह रहा है कि सुगंध और डैश डैश में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। सुगंध और दुर्गंध में, अच्छी गंध, सु मतलब अच्छा, दुर मतलब बुरी, तो
तो सुगंध और अच्छी गंध और बुरी गंध जो आपका खुशबू या फिर बदबू आती है उसमें अंतर करना ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी को पता ना कि भाई हमारी ज्ञानेंद्रियाँ इतनी बिल्कुल सटीक है ना। चलिए अगला चलते हैं कि दो या अधिक पदों के, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले शब्द की परिभाषा थी, अब इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे कि दो या अधिक शब्दों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णता से स्पष्ट करने में समर्थ हो। किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जा रहा है तो वो आपका क्या मिल जाएगा, वाक्य मिल जाएगा। वाक्य की परिभाषा मिलती है कि पदों का समूह जो पूर्ण अर्थ देने की शक्ति रखता हो, जो पूर्ण अर्थ देने की शक्ति रखता है उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर, वाक्य। तो परिभाषा किसी भी तरीके से आपके पास आ सकती है और बस पढ़ते पढ़ते चीज़ों को पता चल जाना चाहिए। लिपि सभी को पता है, लिपि क्या है, वर्णों के, या मैं ध्वनि कह सकता हूँ, वर्ण तो हम चलो लिख ही रहे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ध्वनि के लेखन की विधि, ध्वनि के लेखन की विधि को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है, ठीक है। बाकी ध्वनि वर्ण आपको पता, सबसे छोटी इकाई आपके पास हो जाएगी ध्वनि उच्चारित और वर्ण लिखित। 43 कि जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान पाया जाता है, यानी कार्य का होना सकारात्मक रूप में, सीधे सीधे विधेयात्मक वाक्य, ठीक है। कार्य का हाँ में अगर यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। हाँ में यानी हाँ का मतलब यहाँ पर है कि हाँ भाई कार्य हो रहा है, सकारात्मक रूप में है। निषेध में कार्य का ना रूप में आ जाएगा, प्रश्न में प्रश्न पूछा जाएगा किसी से, और विस्मय आपको पता मनोभाव वाले वाक्य आपका विस्मयादि बोधक। ये हम कई बार देख चुके हैं पहले भी कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, वाक्य के भेद वगैरह बेसिक चीज़ें आपका पता होनी चाहिए। 44 कि वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसे कहते हैं, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अन्वय। वाक्य के अनिवार्य तत्वों की हमने बात करी थी, हमारे पास आ जाता है सार्थकता। सार्थकता का मतलब है कि वाक्य में जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है उन शब्दों का अपने आप में वो शब्द सार्थक होने चाहिए। दूसरी मिलती है योग्यता। योग्यता होता है कि कोई शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में उसका प्रसंग के अनुसार, प्रसंग मतलब जिस परिप्रेक्ष्य में वो प्रयोग हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में उसका एक अर्थ होना चाहिए। कई बार दोस्तों में जैसे चर्चा हो रही है, कोई दोस्त बाहर से आके उसको पूरी बात का पता नहीं या उसको कुछ और सुनाई दिया, वो कुछ और बोल दे, हम बोलते अरे नहीं नहीं यार उस बारे में बात नहीं हो रही है, तो वो प्रसंग से हट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर आती है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। तो वाक्य में भी कोई इच्छा पूरी मतलब अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कोई अधूरापन नहीं रहना चाहिए। जैसे माना हमारे पास आता है कि वह खा रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी भी मिसिंग है कि वो क्या खा रहा था, तो इस तरीके के वाक्यों को वास्तव में शुद्ध नहीं माना जाता है, ठीक है। तीसरा आता है पदक्रम, कि भाई सही पदक्रम होना चाहिए, पदों का सीक्वेंस सही होना चाहिए। हमारे पास आता है निकटता, वाक्य में परस्पर निकटता होनी चाहिए, वाक्य के प्रयुक्त पदों में क्रमशः निकटता होनी चाहिए। और अगला आता है अन्वय। अन्वय कोई हमने प्रयोग भी देखा, जो आपका कर्तरी कर्मणि भावे प्रयोग मिल जाता है, तो अन्वय अन्विति उसको कहा जाता है। परिभाषा आपके पास विशेष रूप से, इसको आराम से जो है रिविजन करेंगे, लिखेंगे, चीज़ों को बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है। 45 एक वाक्य के प्रमुख घटक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अनिवार्य तत्व हम देख चुके हैं। उद्देश्य और विधेय की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य के प्रमुख अंग हो जाते हैं, जबकि वाक्य के घटक में हमारे पास कर्ता और क्रिया आता है। कम से कम हमारे पास कर्ता और क्रिया होना जरूरी है किसी वाक्य का जो है आपका निर्माण करने के लिए। कर्म भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बनाता हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मोहन दौड़ता है, कर्ता कौन है, मोहन, दौड़ता है क्या, क्रिया। तो मुख्य रूप से दो घटक आपका वाक्य में कम से कम होने चाहिए, और उद्देश्य विधेय वाक्य के क्या हो जाएंगे, ये अंग में मिल जाएंगे। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। अगला है कि क्या तुम स्कूल जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है, तो बस कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे प्रश्नवाचक आपका हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 47 कि जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को, ध्यान से देखना, जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण बोधक अव्ययों से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तब उसे कहा जाता है। हमने देखा है कि जब आपका समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण बोधक जो अव्यय होते हैं ये स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं, और स्वतंत्र उपवाक्य सीधे सीधे किस में होते हैं, संयुक्त में। हम मिश्र वाक्य की बात अगर करेंगे तो मिश्र वाक्य में क्या जोड़े जाएंगे, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा। आश्रित उपवाक्यों को
आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा और किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, यहाँ पर समानाधिकरण बोधक अव्यय है और आपके पास आ जाएगा व्यधिकरण बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी इनको कहा जाता है। आपको पता ना कि हमने अव्यय के भेद देखे, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक हो जाएगा संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक हो जाएगा, निपात हो जाएगा और आपका समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक है योजक वाला। तो यहाँ पर फिलहाल स्वतंत्र वाक्यों की बात कर रहा था, तो संयुक्त वाक्य सा से स्वतंत्र सा से संयुक्त, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और अगर आपको पता है कि संयुक्त वाक्य में क्या समानाधिकरण और मिश्र वाक्य में आपका आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, तो आश्रित वाला व्यधिकरण हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में पहला तो वैसे ही गलत हो रहा था कि प्रत्येक भी नहीं था, शुद्ध लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ, ऑप्शन 3। वाक्य शुद्धि में सभी चीजें देखनी पड़ेंगी भाई, जो अभी हमने आवश्यक तत्व देखे ना, अनिवार्य तत्व 6 के 6, वो सब आपका यहाँ पर मिलने चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं था। देखो आपको सीधे सीधे यहाँ पर तुम्हारे से तो हम प्रयोग ही नहीं करते ना, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सीधे सीधे यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 50 आता है कि निम्नलिखित में से फिर से वही वाक्य क्रिया संबंधी अशुद्ध है। झील बहुत गहरी है, ठीक है, गहरा होना, गहरी झील है, स्त्रीलिंग है तो गहरी है। यह काम उसने करा नहीं, उसने किया है हो जाएगा। तो बस सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया सटीक, है ना। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, कृपा स्त्रीलिंग में इसलिए बड़ी आ गया। वह मेरे घर कई दिन तक रहा, ठीक तो है, क्या दिक्कत है ना। तो विशेष रूप से बेसिक चीज़ों को बस गलत नहीं होने देना पेपर में। श्याम ने लिखा है कौवा कि वह कल आएगा, किस प्रकार का वाक्य है। श्याम ने लिखा है कि वह कल आएगा। देखो हमारे पास मिलता है अगर एकमात्र क्रिया हो रही, वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, एकमात्र क्रिया हो तो सरल वाक्य। अगर अलग अलग उपवाक्य हैं और वो स्वतंत्र अलग अलग हो सकते हैं तो संयुक्त हो जाएगा, और एक दूसरे पर आश्रित है तो मिश्रित। हमने कहा श्याम ने लिखा, माना कोई व्यक्ति ऐसे चलते चलते आपके पास कहीं पे बैठा है, किसी ने व्यक्ति कहा यार श्याम ने लिखा, तो आपको समझ आ जाएगा नहीं। आप पूछोगे भाई हाँ क्या लिखा, तो जो लिखा वो बाद वाला हिस्सा है ना। तो ये एक दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य आपके पास मिल जाते हैं। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे वह कब आया, ठीक तो है। अरे इसमें केवल विस्मय इसमें हो रहा है, बाकी तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है। रोको मत जाने दो, अब ये देखो इसमें तो कोई भी विराम चिन्ह नहीं था ना, रोको मत जाने दो। अब दोनों तरीके से हो सकता है, किसी को अगर रोकना है तो ठीक है उसको इस तरीके से बोल सकते हैं रोको मत जाने दो, या फिर किसी को जाने देना तो हम कह सकते हैं रोको मत जाने दो। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। उसने कहा डैश तुम बुद्धिमान हो, देखो यहाँ पर तुम बुद्धिमान हो को ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा में, किसी भी व्यक्ति का अगर कथन कोई उक्ति वगैरह होती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, और हमेशा उद्धरण से पहले किसका, और यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग आपको मिल जाएगा। आपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मिलती है इंग्लिश में कई सारी जगह पर, तो वहाँ पर इसका प्रयोग देखा होगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाला इसका क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाता है। अलग निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द का मतलब यहाँ पर सीधे ऑप्शन फर्स्ट है आशीर्वाद। हमने देखा आशीर, जहाँ पर रा का उच्चारण हो रहा है ना उसके अगले वाले पर ही रा ऊपर लगता है। अलग चलते निम्न शब्दों में व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द छांटी, व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द कुछ भी नहीं, यानी अशुद्ध वाला शब्द छांटना है। तो इसमें आपके पास मूर्धन्य नहीं, या आपके पास क्या मिल जाएगा, मूर्धन्य मिलता है। कुछ भी तो नहीं था, बाकी तो सब बहुत आसान है। ज़्यादा इस पेपर में बहुत अच्छा पेपर था, अगर आपके पास ऐसा पेपर आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि समय मिल जाएगा आपको आगे बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। हमारे पास अशुद्ध शब्द छांटना है, हेतु बिल्कुल सही है। साधु और भी आपका यहाँ पर बात करेंगे तो साधु शब्द बड़ी ऊ की मात्रा के साथ नहीं, साधु छोटा ऊ की मात्रा के साथ होता है। वधु होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, भानु होगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। सिंधु हो जाएगा तो सिंधु मिलता है, सिंधु नहीं मिलता है। ऐसे आपका हेतु, अच्छा ये तो आपका लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे शब्द हमारे पास मिलता है। उष्ण हमारे पास मिलता है, ऊर्जा हमारे पास मिलता है, ऊष्मा हमारे पास मिलता है आपका उषा। तो ये आपका कई सारी जगह पर यहाँ पर आपका गड़बड़ चीज़ें कर लेती हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फिर से अशुद्ध शब्द छांटना था। पूजनीय बिल्कुल सही है, अभिमानी भी सही है। पत्नी नहीं, ये आपका क्या होगा, पत्नी। कई सारे लोग यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार अनुस्वार आ गया तो आधा ना क्यों है, तो दोनों होगा, सम प्लस न्यासी, सन्यासी, इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा, सन्यासी। 57 है कि सही शब्द है। अब सही शब्द है, सही शब्द मिलता है आपके पास आप्लावित, जुलूस हो जाएगा। पारितोषिक
या पारितोषित, ठीक है, हाँ पारितोषित, ठीक है भाई, या फिर पारितोषिक वगैरह भी कहीं मिल जाएगा। अतिशयोक्ति की बात करेंगे सा पूरा होगा, अति संयोक्ति आपके पास मिल जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 58 कि छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्के छुड़ाने का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से परास्त कर देना। ये परास्त होना तो खुद है, पीठ दिखाना, परास्त होना, परास्त होकर भाग जाना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना, बाकी तो ज़्यादा इसमें कुछ था भी नहीं। अगला आते हैं 59 में, दया उत्पन्न होना, तरस आना, किसी पे तरस आना, ये कुछ भी नहीं, बस खाली ऑप्शन बनाए हुए थे आयोग ने, है ना, बिल्कुल निरर्थक ही मिलते हैं सभी। अगला है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरी, तो बहुत बार पेपर में आ गया, ग्रुप सी में भी आया था, ठीक है, कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं परंतु स्वयं अमल करने वाले बहुत कम मिलते हैं, कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, इस तरीके से आपका ये मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 61 की गांठ का पूरा अक्ल का अंधा। हमारे पास मिलता है धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति के लिए यहाँ पर आपका कई सारी चीज़ें आपके पास है, महामूर्ख वगैरह, बचिया का ताऊ आ जाता है, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, ये भी आपका एक मूर्ख व्यक्ति के लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 62 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लाल मुंह करना, ये थोड़ा सा कुछ भी नहीं था। देखो आयोग ने क्या करा कि थोड़ा सा इसको पदक्रम उल्टे कर दिया, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मुंह लाल करना, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस तरीके से कोई मुहावरा वगैरह नहीं मिलता है। अंग शिथिल होना, बहुत थक जाना हो जाएगा। इशारे पर नाचना, किसी के वश में होना हो जाएगा। और ईद का चांद ना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी पकड़कर लकड़ी के सहारे उड़ता रहता है। इसके अलग अलग अर्थ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से अर्थ मिलता है वो मिलता है हठी व्यक्ति अपनी हट कभी नहीं छोड़ता, कि भाई इसको लेके चलना है तो चलना है। ऐसे यहाँ पर ये भी दुराग्रही व्यक्ति अपना दुराग्रह कभी नहीं त्यागता है, इस तरीके से यहाँ पर आपका मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 64 की ओखली में सिर देना मुहावरे कर दे। ओखली में सिर देने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। भाई ओखली में सिर रखोगे तो आपको पता है मूसल नहीं पड़ना है, और मूसल पड़ेगा तो हानि तो होगी, इसका मतलब आप जबरदस्ती खुद स्वयं हानि ले रहे हो। एक आता है, एक ये तो लोकोक्ति है मुस्लिम में, ओखली में सर देना, एक ये तो मुहावरा है, एक लोकोक्ति आती है कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, कि भाई अगर दृढ़ निश्चय कर लिया किसी कार्य का तो विपत्तियों से क्या डरना फिर भी, है ना। चलिए अगला आता है 65 की बाँचें खिल जाना। बाँचें खिल जाना का क्या हो जाएगा आपका, बहुत खुश होना हो जाएगा। कठोर परिश्रम करना, एक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाकों चने चबाना, ऐसे आपका दिन रात एक करना हो जाएगा। क्रोधित होना, ये तो बहुत सारी चीज़ें आ रही, आँख अंगारे बरसना हो जाएगा, या फिर आपका अभी हमने देखा मुँह लाल करना, इस तरीके से हो जाएगा। बीमार पड़ने के लिए एक शब्द आपका एक मुहावरा आता है, चारपाई पकड़ना, ठीक है, चारपाई पकड़ना आ जाएगा किसके लिए, बीमार पड़ने के लिए आपको मिल जाता है। अगला ही गागर में सागर भरना, तो आपका कम शब्दों में बहुत कुछ कहना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं आप भला तो जग भला। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप भला तो जग भला के लिए क्या आ जाएगा, भले के लिए सब भले होते हैं। दोनों और विपत्ति के लिए आपके पास आ जाएगा आगे कुआं पीछे खाए। आगे कुआं पीछे खाई होना, यानी चारों तरफ क्या होना, संकट ही संकट, विपत्ति ही विपत्ति होना। एक आता है आपका कि आगे नाथ न पीछे पगहा। पगहा का मतलब पग वो होता ना, एक आपका रस्सी होती बैल को पकड़ने के लिए। पशु को जब ले जाया जाता है तो एक व्यक्ति आगे से उसके साथ चलता है, उसको दिशा रास्ता बताता है, और एक पीछे से रस्सी पकड़ के उसको हाँकता है। तो ना तो आगे नाथ है, स्वामी है जो आगे बुलाने वाला, ना पीछे किसी ने पगहा पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोई व्यक्ति मुक्त होना या जिसका कोई ना हो, इस तरीके से मिल जाएगा। जानबूझकर हम देख चुके हैं बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। एक यहाँ पर लोकोक्ति आती है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कहाँ की भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहाँ की ऐसा कुछ मिलता है इसमें, और कहाँ का रोड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपका बेमेल मिश्रण के लिए आपका क्या आ जाता है, आधा तीतर आधा बटेर, एक लोकोक्ति और आ जाती है जो क्या बताती है आपका कि बेमेल होना मतलब, ठीक है। कहाँ का बांस और कहाँ का रोड़ा, इस तरीके से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 68 आता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये किसके प्रकार हैं, सभी को पता स्वर के प्रकार हैं। एक स्वर वाला ह्रस्व, दो वाला दीर्घ, सॉरी एक मात्रा वाला ह्रस्व, दो मात्रा वाला दीर्घ और तीन मात्रा वाला प्लुत स्वर आ जाता है,
ठीक है, तो ये सब हम लगभग देख चुके हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपको पता है, व्यंजन के अलग अलग भेद आपके पास मिल जाते हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद हम देखते हैं। समास के 6 भेद आपके पास मिलते हैं, उपसर्ग में मैंने आपका संस्कृत हिंदी वगैरह के देखे हैं लगातार। फिलहाल अगला चलते हैं 69 की जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। अब ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, स्वर हो जाते हैं। दूसरा, स्वर की एक और परिभाषा आपके पास मिल जाती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है, वायु बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, वो हो जाते हैं स्वर। और अगर रुकावट के साथ निकल रही है तो वो हो जाएगा आपका क्या, व्यंजन। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार आपका 5th वर्ण हो जाएगा, या फिर अनुस्वार आपका जो आपका अंग मिलता है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग को हमने देखा कि सूर्यदास वाजपेयी ने इनको अयुग्मा कहा था, है ना, अनुस्वार और विसर्ग को, तो इनको ध्यान रखना भाई। अगला चलते हैं, दोनों आपका अयुग्मा कहलाते हैं। इनमें से दंतोष्ठ व्यंजन है, दंतोष्ठ में आपका वा और फा, अच्छा फा नुक्ता वाला है, ठीक है। अगर हम का खा यानी का वर्ग की बात करें तो का वर्ग सभी को पता है भाई, कंठ्य वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग की बात करेंगे तो चा वर्ग आपके पास क्या मिल जाता है, तालव्य में। टा ठा वर्ग आपके पास क्या मिल जाएगा, मूर्धा यानी मूर्धन्य में मिल जाएगा। और फा तो आपके पास हो ही यहाँ पर, लेकिन फिर आपका अगर पावर की बात करें का चा टा एक तावर्ग हो जाएगा, तावर्ग आपका दंत मिल जाएगा। और पावर की बात करेंगे तो पावर्ग इसमें ओष्ठ में। थोड़ा सा नाम कंफ्यूज करते हैं, अगर दंतोष्ठ है तो वा और फा है, लेकिन अगर आपके पास कंठोष्ठ आता है, कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ में आपके पास क्या हो जाएगा, ओ औ आपके पास ये मिल जाता है। साथ साथ में अगर आपके पास कंठ प्लस तालु से संबंधित अगर आ जाए तो कंठ प्लस तालु में ए और आई आपके पास मिल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 71 कि श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियां। श्वास मात्रा के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन अगर हो रहा है तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर आ जाएगा, ठीक है। सभी को पता है, जैसे माना हमने अगर हम यहाँ पर कावर की बात करें, क ख ग घ ग, इसका अगर उच्चारण करोगे क ख तो क ख का उच्चारण आपका गले से ऊपर ही मुख में हो जाता है क ख। लेकिन ग ग का उच्चारण करोगे तो आपका जो पेट से नली आ रही है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपन होगा, उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा, यारा लावा और हा, और सभी स्वर आपका सघोष में आ जाते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष में। क्या क्या बचा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा हो जाएगा और सा हो जाएगा। ऐसे अल्पप्राण महाप्राण में क ख, जिनमें वायु ज़्यादा निकल रही है वो महाप्राण, कम निकल रही है तो अल्प प्राण। क ख, देखो का में कम, ख में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, फिर गा में कम, घ में ज़्यादा। इसी तरीके से अल्प प्राण में सभी स्वर के साथ पहला तीसरा और पांचवा आ जाएगा, यारा अलावा आ जाता है। लेकिन महाप्राण में फिर क्या हो जाएगा, दूसरा चौथा और सा हा आ जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 72 कि महाप्राण वर्णों का समूह है। तो महाप्राण हमारे पास एक ही मिल जाता है। अभी हमने देखा ना कि महाप्राण में क्या मिल जाएगा, 2 और 4। क ख दूसरा है, चा छा ज झ चौथा है, टा ठा दूसरा है, ता था दूसरा है, दा था द धा चौथा है। तो दूसरा चौथे का समूह यहाँ पर आपके पास ही मिल जाएगा। तो सभी किसमें है, आपका महाप्राण में। इनमें से आपका, ठीक है, वैसे आपका ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका क्या है, महाप्राण समूह में है, सा हा और फा, ठीक है। तो इस दोनों को यहाँ पर आपका इसका आंसर समझ लेना। आयोग में इसी तरीके से आया हुआ था, अब इसका देखना पड़ेगा सेकंड आंसर की में कि आंसर क्या दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों इसमें क्या है, महाप्राण वर्णों के समूह में आ जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 73 कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, स ह, ऊष्म या संघर्षी इनको कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपके पास मिल जाएगा। अक्ष, त्र, ज और स्रा, ये हम कई बार देख चुके हैं। इनमें हमने देखा कि आपका ऊष्म के बाद जो आपका किसमें, वर्णमाला में इसके बाद आते हैं आपका संयुक्त व्यंजन। अक्षा, का प्लस सा कौन सी, मूर्धन्य वाली, ता प्लस रा, ज प्लस या और स्रा, सा प्लस रा, यहाँ पे सा कौन सी, तालव्य प्लस रा से मिलकर ही आपका बना होता है, ठीक है। 74 आता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर चा व्यंजन किस प्रकार। अभी तो देखा ना, चा आपका तालव्य में, दंत में ता वर्ग आ जाएगा, ओष्ठ में पा वर्ग आ जाएगा, वर्त्स्य, हाँ इसका ध्यान रखना, वर्त्स्य या इनको कहा जाता है दंतमूल, जिनका उच्चारण दंतमूल से होता है। ये आपके पास आ जाएगा स, र, ल, ज
और ना। जा कौन सा? नुक्ता वाला। ये सब आपका मुख्य रूप से सबसे पहली प्राथमिकता आपका मिल जाएगी कि ये वर्त में गिने जाते हैं। ठीक हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आता है आपका 75 की ओष्ठ्य वर्ण है, तो ओष्ठ्य वर्ण पा वर्ग का पा फा वा भा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। एक ही तो बस रहा महाप्राण। ठीक है, तो ये सारे शब्द हम देख चुके हैं और इस तरीके से अगर एक टॉपिक आपका कंप्लीट है ना, तो एसआई के लिए हमें यही चाहिए यार। 300 नंबर का पेपर करना 3 घंटे में, बहुत टफ वाली चीज़ है। अगर आप कुछ भी मत करो, एक ओएमआर बाजार से खरीद के लेकर और ऐसे गोले बनाते रहो 20 से 30 मिनट, कम से कम ही लगा लो कि आधा घंटा तो लगना है, क्योंकि भाई एग्जाम हॉल का प्रेशर भी है, गलत ना हो गोले इस तरीके से। आधा घंटा तो गोले में लगना ही लगना है। और उसके बाद आपको 2.5 घंटे में 300 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा अंगूठा लगाने भी आएंगे ही लोग, चक्कर मारेंगे, वो भी उनकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। तो भाई कहने का मतलब ये कि बहुत ऐसा काम है कि जो क्वेश्चन गया ना वो दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। और करना भी यही है पेपर में, वहाँ जाके पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाना चाहिए आपको। आपने कहा कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष की अगर हम बात करें, घोष यानी सघोष, सीधे तुरंत क्लिक होना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा आपके पास कौन आ जाएगा। देखो ता पा फा, पा पहले पे है, टा पहले पे है, ता था दूसरे पे, एक ही तो बचा दा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर मिल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध आपका वशिष्ठ मिल जाता है, वरिष्ठ भी इस तरीके से मिल जाएगा, वस्तु इस तरीके से मिल जाए। और टाठा की बात करेंगे तो हमारे पास परिशिष्ट एक शब्द मिलता है, परिशिष्ट, तो ठा नहीं परिशिष्ट का टा हो जाएगा। एक शब्द अभीष्ट मिलता है, इसमें भी आपका टा मिल जाएगा। अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ आए तो टा की जगह ठा, महाप्राण वाला आपके पास ये मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 79, ज्योत्सना का सही वर्तनी विश्लेषण। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद में हर व्यंजन के साथ हलंत होना चाहिए, बिना हलंत के है, बिना हलंत के, बिना हलंत के। ऑप्शन फर्स्ट सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। इस वर्तनी को विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका सा भी आधा होगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, ये ज्योत्सना होगा तभी यहाँ पर आधा सा है। चलो इसको सही कर देंगे ऑनलाइन में। अगला आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर के कारण अशुद्ध वर्तनी है। उद्देश्य चाहिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य, ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्याभिषेक हो जाएगा। आशीर्वाद तो पहले भी हम देख चुके हैं। अब देखो एक ही शब्द 2 बार आ गया, अगर एक बार पता कन्फर्म है तो बहुत आसान है। अगला फिर से कृतज्ञ है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये आपका बाहर, क्योंकि इसमें रे में ई की मात्रा आ गई। यहाँ पर आपका अगर हम बात करेंगे तो ये भी बाहर, क्योंकि ता में हलंत नहीं है, और ये तो है ही नहीं ना कहीं भी, इसमें भी हलंत नहीं है, इसमें भी हलंत नहीं है, तो एक ही तो बचता आपका सीधे सीधे। अगर आपको नहीं भी सीक्वेंस पता ना, तो ये चीज़ें अगर आपको पढ़ते ही तुरंत पता चल जानी चाहिए कि सबसे पहले ढूंढना क्या है इन चीज़ों में, है ना। अगला चलते हैं 82 पे, कृपण शब्द। फिर से इसको देखें तो पहला वाला बाहर, सभी को पता कि भाई का में क्या है, हलंत नहीं है, इस पा में हलंत नहीं, ये हलंत नहीं। हर व्यंजन में हलंत होना चाहिए आपका किसमें, वर्तनी विश्लेषण या फिर आपका जो वर्ण विच्छेदन होता है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2। अगला आता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला। फिर से शुद्ध वर्तनी, नीति नहीं होता है, ये नीति होता है। आपूर्ति का ही ऑप्शन नंबर 4 आपका सही था। और क्षत्रिय अभी हमने तत्सम तद्भव की जब बात करी थी तब इसको देखा, तो ये क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय शब्द आपके पास शुद्ध मिल जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। फिर से शुद्ध आपका अतिथि। अब देखो एक ही शब्द मिलता है ना, अतिथि नहीं, अतिथि शुद्ध होता है। यहाँ पर आपका उन्नति होगा, उत प्लस नति से बनेगा। इच्छा नहीं, इच्छा होता है शुद्ध, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। अधीन, अभी हमने शायद ये पहले भी देखा है। अत्याधिक नहीं, ये पहले मिल जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका अत्याधिक नहीं, अत्यधिक शब्द मिल जाता है। आधीन हो चुका। अभ्यर्थी मिलता है, अभ्यर्थी नहीं, क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला मिल जाता है। अब यहाँ पर 85 तक तो उसी पेपर से थे जिसकी मैंने शुरू में ही बात करी है। अब यहाँ पर खुद से कुछ बनाए हुए प्रश्न हैं। सूरदास का जन्म, क्योंकि भाई आपके पास अब बाकी चीज़ें भी तो है ना, तो वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ था 5 नंबर का, ऐसा है तो वो सभी कर लेते हैं। सूरदास का जन्म, थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिकी टाइप का हमने इसको बनाया है। हमने एक ट्रिक बनाई थी, ग्रुप सी वगैरह में भी आपके पास ये सारे टॉपिक हैं। कसम तेरी, एक ट्रिक बनाइए कसम तेरी, और एक कुछ नंबर आपको याद रखने हैं। याद यानी हम कह सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर प्रकार का हो सकता है, जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका 98 78 03 32 48। ठीक है, अब यहाँ पर 1398, ये 1478 है,
और ये आपका तीनों किसमें 1503 1532 में। कहाँ से कबीरदास का जन्म 1398, सा से सूरदास का 1478, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। माँ से मीराबाई 1503, ता से तुलसीदास 1532, रा से रस खान 1548। जो हमारे पास लेखक हैं भक्ति शाखा से संबंधित, उनको इस तरीके से याद रख सकते हो। ट्रिक जितनी आसान होती है उतनी खतरनाक भी होती है, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब पता चल रहा कसम तेरी तुम्हें लिखा था, आपने तेरी कसम कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। वहाँ पर याद ही रखना कि सबसे पहले पुराने कौन है, कबीरदास है सबसे पुराने इनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले का से कबीरदास, का से शुरू कर सकते हो, बहुत आसान। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है कि वर्ष 1932 में किस पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य प्रकाशित होती है। हंस पत्रिका, हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण, ये चारों के चारों प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं मिल जाती हैं। हंस पत्रिका 1930 से प्रकाशित होती है और कई सारे लोगों के कहने पर जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के बारे में एक काव्य फॉर्म में अपनी जीवनी या फिर हम अपनी आत्मकथा कह सकते हैं कि लिखी है। आत्मकथा का विस्तृत वर्णन अगर हो तो वो आत्मकथा में आ जाती है, लेकिन काव्य रूप में संक्षिप्त जानकारी है तो वो आपका आत्मकथ्य कहलाती है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है सुमित्रानंद पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी की बात करें कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में, चिदम्बरा के लिए 1968 में हमने देखा ज्ञानपीठ से इनको सम्मानित किया गया था, और हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिला था किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए। अगला चलते हैं, शहर से स्वीकारा है, तो ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना आपके पास मिल जाती है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 संदेश रासक मनोहर श्याम जोशी की नहीं मिलती। ये आपका संदेश रासक की अगर हम बात करेंगे तो आपका किसकी मिल जाएगी, ये आपका मिल जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह की मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास मिलता है 91, नागवल्लरी तथा गोपुली गफूरन, ये मिल जाते हैं किसकी, शैलेश मटियानी की रचना मिल जाते हैं। पेपर में मुठभेड़, छोटे छोटे पक्षी, इनकी रचनाएं कई बार आपका पूछी जा चुकी हैं यूके SSC के द्वारा, तो इनको याद रखना। और मैंने बता रखा कि भाई वहाँ पर PDF वगैरह देखना, उसमें सब मिलेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये आपका महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल एक अलंकार में भी आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी इसका वर्णन या इसको गिना जाता है, आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये एक चैप्टर भी है इसी शीर्षक से आपका NCERT में, तो ये चीज़ें और भी जरूरी हो जाती हैं। सीरीज के फूल, देखो सीरीज के फूल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कल्पलता नामक निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सभी को पता आलोक पर्व के लिए ये रचना है किसकी, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखेंगे। लिखते समय जब कोई पद छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए, देखो लिखते लिखते जब कोई पद छूट जाए तो उसको लिखने के लिए हम त्रुटिबोधक का प्रयोग करते हैं। इसी त्रुटिबोधक को हमारे पास एक नाम मिलता है हंस पद, या एक नाम मिलता है क्या, काक पद भी कहा जाता है। हंस पद, काक पद भी कहा जाता है। विवरण ये होता है किसी चीज़ का सविस्तार विवरण देने के लिए। संक्षेप सूचक डॉट होता है, किसी बड़े नाम, पदनाम वगैरह को संक्षिप्त रूप देने के लिए आपका यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह भी कहते हैं, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए अगर सरकारी पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें भवदीय लिखा जाता है। आपका या आपका शुभेच्छु की अगर हम बात करें इन दोनों की, तो यह आपका सरकारी नहीं बल्कि आपका किस में आ जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र में। अर्ध सरकारी पत्र में जो है इसको लिखा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है स्वसंबोधन के लिए। कार्यालयी कार्य में नोटिंग, देखो नोटिंग होता है टिप्पण लिखना। टिप्पण की बात करेंगे तो टिप्पण है टिप्पणी, टिप्पणी करना, कमेंट करना, किसी चीज़ पर अपनी राय देना, मंतव्य देना अधिकारियों के द्वारा, उसको टिप्पणी कहा गया। कमेंट आप फेसबुक पे देख लो, कमेंट करने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है, ठीक है। हमने दो प्रकार के देखे, आनुषांगिक टिप्पण आपका मुख्य टिप्पण आ जाता है, मसौदा आपका ड्राफ्टिंग आ जाता है। ड्राफ्टिंग होता है कि किसी पत्र का एक रफ तैयार करना, उसको आपका मसौदा ड्राफ्टिंग वगैरह भी पेपर में आया था। ज्ञापन हमें पता है, ज्ञापन क्या होता है भाई, ज्ञापन होता है कि किसी मंत्रालय, एक मंत्रालय के ही कार्यालयों के बीच में अगर संचार हो रहा है तो आपका ज्ञापन आपके पास आ जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि किस एक पत्र में संबोधन तथा स्वसंबोधन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें तो हमने देख लिया, शासनार्थ सरकारी पत्र का ही प्रारूप होता है। अर्ध सरकारी में भी हम देख चुके हैं आपका स्वसंबोधन, लेकिन कार्यालयी ज्ञापन, कार्यालयी आदेश, इनमें जो है आपका, या फिर आपका कौन सा अधिसूचना, इनमें संबोधन स्वसंबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अगला है किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पूर्व, जैसे से पूर्व आपका अर्ध विराम का प्रयोग होगा इस तरीके से। माना आपने कहा कहीं पर कोई वाक्य, माना मैंने कहा कि नाम का बोध कराने वाले
नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और आगे मैं इनका उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे, इस जैसे से पहले आपका अर्धविराम का प्रयोग होगा, जैसे मोहन, नदी, गंगा, पर्वत, जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो जैसे से पूरा आपका अर्धविराम। दूसरा, अर्धविराम का प्रयोग उपवाक्यों के मध्य में होता है। पूर्ण आपको पता सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में होता है, लेकिन प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, क्योंकि इसका अपना अलग से विराम चिन्ह मिल जाता है। ठीक है। और अल्प विराम कॉमा मिलता है कि समान पदों को, किसी वाक्य में समान पदों को अलग करने के लिए आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। 99 हमारे पास आता है, किसी व्यक्ति को पुकारने हेतु, देखो पुकारा जा रहा ना किसी को, उसको विस्मयादि बोधक लग जाता है। आपने अक्सर कारक वगैरह में देखा होगा, वहां पर इसका मिल जाएगा प्रश्न सूचक, पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक आता है ये, अगर ऊपर लिखी हुई किसी पंक्ति के कुछ शब्दों को आपने माना, मैं लिख रहा हूं यहां पर मुझे पुकारने लिखा हुआ है, फिर से मुझे पुकारने लिखना, तो मैं पुकारने नहीं लिखता हूं, मैं इस तरीके का चिन्ह बना देता हूं और सीधे आगे लिख देता हूं। तो ऊपरी पंक्ति में लिखित किसी शब्द को निचली पंक्ति में उसी जगह पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतरण तो आपका अवतरण और उद्धरण, ये आपका इन्वर्टेड कॉमाज आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है। 100 आता है कि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, देखो भाई अगर प्रश्नवाचक वाक्य पूछे या फिर आपका प्रश्न सूचक इसका आंसर हो तो ये क्वेश्चन ही क्यों बनता। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में जो आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे माना मेरे पास एक वाक्य, माना मैं आपको केवल कहता हूं आप कल कहां थे, तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप कल कहां थे, प्रश्न सूचक हो गया, सीधे डायरेक्ट प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं प्रश्न करने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर कहता हूं अगर कि आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं आप कल कहाँ थे, यहाँ पर मैं पूछ नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने बताया नहीं कि आप कल कहाँ थे। ठीक है। तो एक सामान्य जानकारी सकारात्मक में सीधे सीधे पूर्ण विराम का प्रयोग इस तरीके के वाक्य में आपको मिल जाता है। बाकी तो आपका लगातार सही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये फिलहाल इस पेपर का सॉल्यूशन था। काफ़ी फिर भी टाइम खींच गया, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टाइम होगा सॉल्यूशन में, लेकिन फिर भी टाइम लग गया। और देखा होगा ना पेपर का पैटर्न तो बहुत आराम से आसान रहता है और उम्मीद करेंगे ऐसे ही रहे। लेकिन तैयारी करनी है जोर शोरों से, शब्दों पर ज़्यादा फोकस रखें। कोई भी डाउट्स वगैरह अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपका देखेंगे। कुछ हो भी जाता है अगर वीडियो में बोलते बोलते कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जल्द आपका यहाँ पर, तो निस्संदेह आपका वीडियो के नीचे भी कमेंट आपको पिन मिलेंगे और चैट सेक्शन में आपका जरूर कमेंट करेंगे जो लोग आपका कोर्स वगैरह से जुड़े हैं। ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको अगले किसी सॉल्यूशन में। धन्यवाद।